बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं हमज़ा शुएब, आपका केमिस्ट्री टीचर, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है आयन। आयन का लफ्ज़ी मतलब होता है वॉन्डरर, मतलब के आवारागर्द। और ये आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आपके पास एक आयनिक कंपाउंड हो, मिसाल के तौर पर सोडियम क्लोराइड। आप जब उसको आयोनाइज़ करते हैं या आप उसको एक्वस सॉल्यूशन में मिक्स करते हैं तो सोडियम क्लोराइड आयोनाइज हो जाता है। सोडियम के आयंस बन जाते हैं और क्लोराइड के आयंस बन जाते हैं, और ये आयंस रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, आवारागर्दी कर रहे होते हैं, तो इस वजह से हमने इनका नाम रख दिया है आयंस। अब इनकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। इनकी डेफिनेशन ये है कि दो स्पीशी विच कैरी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड एन आयन। ऐसा स्पीशी जिस पर या तो पॉजिटिव चार्ज हो और या तो नेगेटिव चार्ज हो, उसे हम आयन कहते हैं। हमारे पास आयन्स दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास होते हैं पॉजिटिव आयन, जिसे हम कैट आयन भी कहते हैं, और एक हमारे पास होते हैं नेगेटिव आयन्स, जिसे हम एन आयन्स भी कहते हैं। अब हम आते हैं एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस की तरफ। तो एग्ज़ाम में हमारे पास ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि डिफरेंशिएट बिटवीन कैटाइन एंड एनाइन। आपने कैटाइन और एनाइन के दरमियान डिफरेंस करना है। जब भी आप डिफरेंस करते हैं तो आप जानते हैं आपने एक टेबल की शक्ल में आंसर देना होता है। और दूसरा क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है कि फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन इज़ एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, जस्टिफाई। एंडोथर्मिक प्रोसेस, जैसा कि आप जानते हैं, ऐसा प्रोसेस विच एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, उसे हम एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। और तीसरा क्वेश्चन जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है वो ये है कि फॉर्मेशन ऑफ डाई नेगेटिव आयन। डाई नेगेटिव आयन का मतलब है कि ऐसा आयन जिस पर टू नेगेटिव चार्ज हो, मिसाल के तौर पर ऑक्साइड आयन, इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। वाइल द फॉर्मेशन ऑफ यूनिनेगेटिव आयन, यूनिनेगेटिव आयन का मतलब ऐसा आयन जिस पर वन माइनस चार्ज हो, इज़ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है, आप लोगों को पता है कि ऐसा प्रोसेस जो हीट रिलीज़ करे उसे हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। तो ये कुछ सवाल हैं जो एग्ज़ाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलें अब इनके आंसर की तरफ भी हम चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपने कुछ बातें याद रखनी हैं। वो ये है कि एटम एक ओवरऑल न्यूट्रल पार्टिकल है, यानी एटम के ऊपर किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब कि एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद इक्वल होती है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं और एटम ओवरऑल न्यूट्रल होता है। आप लोग जैसे कि पीछे अभी पढ़कर आए हैं कि एटम ओवरऑल न्यूट्रल होता है। जब एक न्यूट्रल एटम अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और वो कैटाइन बन जाता है। इसी तरह जब एक न्यूट्रल एटम किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और वो एनाइन बन जाता है। इसको आप कुछ इस तरह भी समझ सकते हैं कि अगर आप अपने कुछ पैसे किसी फ़कीर को या किसी को भी मदद करने के लिए देते हैं तो आप एक पॉजिटिव काम करते हैं। इसी तरह एक एटम जब अपने इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम को दे देता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और अगर आप किसी से कुछ पैसे उधार लेते हैं, आप किसी से कर्ज़ा लेते हैं, तो आप कर्ज़दार बन जाते हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है। अगर एक एटम किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो वो एक नेगेटिव काम, जिस तरह मैंने आपको समझाया पीछे, तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जब एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है तो वो कैटाइन बन जाता है, यानी कि अब उस कैटाइन में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर नहीं रही। अब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद कम हो गई है, यानी एक कैटाइन के अंदर प्रोटॉन की तादाद इलेक्ट्रॉन की तादाद से ज़्यादा होती है। इसी तरह जब एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो एनाइन बन जाता है, यानी फिर अब इसके अंदर भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर नहीं रही, अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा हो गई है, यानी एक एनाइन के अंदर प्रोटॉन की तादाद इलेक्ट्रॉन की तादाद से कम होती है।
तीसरा पॉइंट हमें कहता है कि कैटायन की फॉर्मेशन एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। आप लोग 9th क्लास में पढ़कर आए हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होती है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। अब कैटायन कैसे बनता है? जब एक न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इसलिए हम इस प्रोसेस को, हम कैटायन की फॉर्मेशन को ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी कहते हैं। और एनाइन की फॉर्मेशन एक रिडक्शन प्रोसेस है। आप लोगों को पता है कि रिडक्शन क्या होती है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम रिडक्शन कहते हैं। तो एनाइन कैसे बनता है कि जब एक न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इसलिए हम एनाइन की फॉर्मेशन को रिडक्शन प्रोसेस भी कहते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है पॉइंट नंबर 4। इसमें हम पढ़ेंगे कि जब कैटायन की फॉर्मेशन होती है तो साइज़ स्मॉल हो जाता है, और जब एनायन की फॉर्मेशन होती है तो साइज़ लार्ज हो जाता है। जब कैटायन की फॉर्मेशन होती है तो साइज़ स्मॉल हो जाता है। मिसाल के तौर पर सोडियम एटम का एटॉमिक साइज़ होता है 186 पिकोमीटर। जब सोडियम का एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है तो उसके अंदर लॉस ऑफ वन शेल होता है, और प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन रेशो इम्बैलेंस हो जाती है, जिसकी वजह से प्रोटॉन रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स पर ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है। तो ये दो बातें हैं जिसकी वजह से कैटायन का साइज़ अपने पेरेंट एटम से कम हो जाता है। और सोडियम आयन का आयनिक रेडियस कितना होता है? 95 पिकोमीटर। एनाइन की फॉर्मेशन जब होती है तो उसका साइज़ अपने पेरेंट एटम से बढ़ जाता है। मिसाल के तौर पर क्लोरीन एटम का एटॉमिक साइज़ होता है 99 पिकोमीटर, और जब वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसका साइज़ बढ़कर कितना हो जाता है? रफली डबल हो जाता है, डैट इज़ 181 पिकोमीटर। अब इसकी भी दो वजूहत हैं। क्लोरीन एटम में हमारे पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 17 ही प्रोटॉन होते हैं। जब क्लोरीन एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इसके अंदर प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन रेशो इम्बैलेंस हो जाती है। प्रोटॉन की तादाद कम और इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा हो जाती है, तो प्रोटॉन की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कुछ कम हो जाती है और शेल एक्सपेंड हो जाता है। तो ये एक वजह है। और दूसरी वजह ये है कि जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है क्लोरीन एटम के अंदर तो उसके अंदर पहले 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, और अब 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान भी एक रिपल्शन होती है, जिसकी वजह से जो क्लोराइड आयन है उसका साइज़ बढ़ जाता है। अगला जो पॉइंट है हमारे पास वो हमें बताता है कि कैटायन की फॉर्मेशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। आप लोग 9th क्लास में पढ़कर आए हैं कि एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है। ऐसा प्रोसेस जो हीट एब्जॉर्ब करे उसे हम एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास सोडियम का एक एटम है। आपको पता है कि सोडियम के अंदर 11 प्रोटॉन और 11 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब आप सोडियम एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो आपको प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे ओवरकम करना पड़ेगा। आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी, तो फिर आप एक इलेक्ट्रॉन को उसमें से रिमूव कर देंगे और वो सोडियम का आयन बन जाएगा। तो इस दौरान आपको कितनी एनर्जी लगानी पड़ती है? वो है +496 किलो जूल पर मोल। यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पर पॉजिटिव का साइन लगाया हुआ है। एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए हम हमेशा पॉजिटिव का साइन लगाते हैं। इसी तरह फॉर्मेशन ऑफ यूनी नेगेटिव आयन जो है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है? ऐसा प्रोसेस जो हीट रिलीज़ करे। लेकिन जो डाई नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन है वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। आप लोगों ने यह बात याद रखनी है कि जब दो ऑपोजिट आयंस करीब आते हैं तो उनके दरमियान अट्रैक्शन होती है, और जब भी अट्रैक्शन हो तो उस दौरान एनर्जी रिलीज़ होती है। इसके बरक्स जब भी दो सिमिलर आयंस, चाहे वो पॉजिटिव हों चाहे वो नेगेटिव हों, जब वो एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनके दरमियान रिपल्शन होती है, और जब भी रिपल्शन होती है तो इस दौरान एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। ये बातें आपने माइंड में बिठा के रखनी है। हमारे पास मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन का एक गैसियस एटम है।
ऑक्सीजन के एक एटम में हमारे पास 8 प्रोटॉन होते हैं और 8 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब आप ऑक्सीजन के गैसियस एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो उस इलेक्ट्रॉन पर दो फोर्सेस एक्ट करती हैं। एक जो फोर्स है वो प्रोटॉन उस आने वाले इलेक्ट्रॉन पर लगा रहा है, यानी अट्रैक्शन की फोर्स लगा रहा है। और मैंने आपको बताया है कि जब भी अट्रैक्शन होगी तो एनर्जी रिलीज़ होगी। और उस आने वाले इलेक्ट्रॉन पर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे ऑक्सीजन एटम के केस में? यस, 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में होते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन आने वाले इलेक्ट्रॉन पर रिपल्शन की फोर्स लगाते हैं, और जब भी रिपल्शन होती है तो उस दौरान एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो अब यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है या रिलीज़ हो रही है, ये बात डिपेंड करती है कि दोनों में किसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, अट्रैक्शन की मैग्नीट्यूड ज़्यादा है या फोर्स ऑफ रिपल्शन की मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। तो जब भी एक न्यूट्रल एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, यानी जब भी यूनी नेगेटिव आयन बनता है, तो उस दौरान हमारे पास जो है अट्रैक्शन की जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा होती है, यानी कि एनर्जी इस दौरान रिलीज़ होती है। तो जब भी एक न्यूट्रल एटम में पहला इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो इस दौरान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की मैग्नीट्यूड ज़्यादा होती है, तो इसलिए यहाँ पर एनर्जी रिलीज़ होगी यूनी नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन के दौरान। तो ऑक्सीजन एटम से O-1 आयन बनाते हुए कितनी एनर्जी रिलीज़ होती है, वो है -141 किलो जूल पर मोल। जब भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है तो आप लोगों ने माइनस का साइन इस्तेमाल करना है। और जब आप इस O-1 के अंदर एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो दोबारा इस इलेक्ट्रॉन पर दो फोर्सेस एक्ट करेंगी, एक प्रोटॉन की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और दूसरी इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शन। अब इस केस में जो इलेक्ट्रॉन की फोर्स ऑफ रिपल्शन है आने वाले इलेक्ट्रॉन पर, उसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। तो इसलिए यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी रिलीज़ नहीं होगी बल्कि एब्जॉर्ब होगी। और वो कितनी है एनर्जी? वो आपके पास है +780 किलो जूल पर मोल, यानी कि द फॉर्मेशन ऑफ डाई नेगेटिव आयन इज़ एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। यानी अगर आप यूनी नेगेटिव आयन में एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना चाहते हैं तो आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी। आपको ये साइंस याद रखने का एक आसान तरीका बताता हूँ। आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि जब हम बच्चों को काम कहते हैं तो उन्हें मौत पड़ती है, यानी कि जब किसी को काम करना पड़ता है तो उसकी एनर्जी ज़ाया होती है, यानी कि ये उसके लिए एक नेगेटिव बात है कि उसकी एनर्जी लग रही है, वो थक जाएगा। और जब किसी का काम हम खुद करके देते हैं तो भाई हमारी एनर्जी लग रही है, उसे मौत नहीं पड़ रही, बल्कि वो तो खुश है कि मेरा काम कोई करके दे रहा है। ये मैं सारे बच्चों को नहीं कह रहा कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो जिन्हें एक दफ़ा काम हम कहते हैं तो वो नहीं करते हैं। इस तरह के बच्चे भी होते हैं और दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी होते हैं। तो मैं ये सबको नहीं कह रहा, बस जिसने महसूस किया भाई। यानी कि जब आप किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो भाई आपको एनर्जी लगानी पड़ रही है, आपकी एनर्जी ज़ाया हो रही है, उस एटम की एनर्जी नहीं ज़ाया हो रही। तो ये उस एटम के लिए एक पॉजिटिव बात है। और जब आप किसी एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाते हैं तो इस दौरान अट्रैक्शन फोर्सेस की मैग्नीट्यूड ज़्यादा होती है, यानी कि भाई एनर्जी रिलीज़ होती है, उस एटम को एनर्जी रिलीज़ करनी पड़ रही है, यानी उसको मौत पड़ रही है। ये उसके लिए एक नेगेटिव बात है। तो उम्मीद है अब आपको ये कभी नहीं भूलेगा कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक प्रोसेस में आपने कब कौन सा साइन लगाना होता है। आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स हैं। लगभग 80 या 83 एलिमेंट्स जो पीरियोडिक टेबल में हैं वो मेटल्स हैं। आप लोग 9th क्लास में पढ़कर आए हैं चैप्टर नंबर 8 में कि मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी लो होती है। ये आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर देते हैं और ये आसानी से पॉजिटिव आयंस जो हैं वो बना लेते हैं। तो पॉजिटिव आयंस की फॉर्मेशन यानी कि कैटायन की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा है।
और जो नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स हैं? तकरीबन 17 से 21। और नॉन मेटल्स की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि इनके अंदर एबिलिटी होती है टू गेन इलेक्ट्रॉन, और ये नेगेटिव आयंस बना लेते हैं। नेगेटिव आयंस की फॉर्मेशन नॉन मेटल्स के लिए आसान होती है। अब सवाल आता है कि कैटायन पर चार्ज कितना होगा, +1 +2 +3 कितना होगा? ये डिपेंड करता है कि एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं। अगर उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है तो उस पर +1 चार्ज होगा, अगर उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं तो उस पर +2 चार्ज होगा, एंड सो ऑन। इसी तरह एनाइन पर चार्ज कितना होगा, -1 -2 -3। ये डिपेंड करता है कि एक एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं। अगर उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो उस पर -1 चार्ज होगा, अगर उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं तो उस पर -2 चार्ज होगा, अगर उसने 3 गेन किए हैं तो -3 चार्ज होगा, एंड सो ऑन। आयन भी हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सिंपल आयन और एक होते हैं पॉली एटॉमिक आयन। अगर आप पॉली एटॉमिक आयन के मीनिंग देखेंगे तो इसका मतलब होता है ऐसा आयन जो एक से ज़्यादा एटम्स पर मुश्तमिल हो, यानी कि विच कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ एटम्स, यानी कि द आयन विच कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड पॉली एटॉमिक आयन। अब इनकी एग्जाम्पल की तरफ आ जाते हैं। हमारे पास है NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन, ROR, ये ईथर ग्रुप होता है। अगर आप O के ऊपर पॉजिटिव लगा दें तो ये बन जाता है ऑक्सोनियम आयन। ये हमारे पास कहलाते हैं कैटायनिक पॉलीएटॉमिक आयन। इसी तरह हमारे पास आता है OH नेगेटिव ऑक्साइड आयन, CO3 2- यानी कि कार्बोनेट आयन, SO4 2-, ये हमारे पास कहलाता है सल्फेट आयन। ये हमारे पास ये जो आयन्स हैं नेगेटिव वाले, ये कहलाते हैं एनायनिक पॉलीएटॉमिक आयन्स। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। मेरा आपसे एक काम है, आपने एक काम करना है कि आपने इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और अपने आगे 3 दोस्तों को कहना है कि वो भी इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और उन्हें कहें कि वो आगे अपने मज़ीद 3 दोस्तों को कहें कि वो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होती है अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।